हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ वी स्टडी 10th क्लास केमिस्ट्री एंड चैप्टर दैट वी आर कंटिन्यूइंग इज मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसमें आपका टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो उसको हमने 5 स्टेप में डिवाइड किया था। पूरा जो मेटलर्जी का प्रोसेस है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसके बाद हमने कंसंट्रेटेड ओर से उसको कन्वर्ट किया था इनटू मेटल ऑक्साइड। अब हम फोर्थ स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। दिस इज द फोर्थ स्टेप। ठीक है, कि आपने क्रश ग्राइंड कर लिया, आपने कंसंट्रेट कर लिया ओर को, आपने कंसंट्रेटेड जो ओर थी, चाहे वो सल्फाइड थी तो और कार्बोनेट थी, तो उसको रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया। अगर पहले ही कोई और मेटल ऑक्साइड है तो आपको ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन करने की भी जरूरत नहीं है। अब जो मेटल ऑक्साइड आपके पास है उसमें से आपको मेटल बाहर निकालना है। ठीक है भाई, मान लो मेरे पास मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला MO है, मुझे उसका रिडक्शन करके उसमें से मेटल अलग और ऑक्सीजन क्या करना है, अलग करना है। ठीक है, तो अब हम फोर्थ स्टेप के ऊपर आ गए हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। ये क्यों करना पड़ता है बेटा? क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो है ना, उसमें से मेटल को निकालना बड़ा आसान है। आपको ध्यान हो तो मैंने सल्फाइड और कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में ही कन्वर्ट किया पहले। इसमें से बड़ा आसान होता है मेटल को बाहर निकालना। क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे तो मेटल में से ऑक्सीजन को दूर कर रहे हो, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। भाई यहाँ पे रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन करने के लिए आपको चाहिए कौन होता है? एक रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन करवाने में हेल्प करे। तो कुछ नहीं, मेटल ऑक्साइड को एक रिड्यूसिंग एजेंट दे दो, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा। वो जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और मेटल हो जाएगा अलग। सिंपल सी बात है। ओके, तो इसी पैटर्न को यूज करेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो मेटल ऑक्साइड है उसमें मेटल क्या है। ठीक है भाई, हो सकता है कि आपका जो मेटल हो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो सकता है आपका जो मेटल हो दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, और हो सकता है कि तुम्हारी जो ऑक्साइड है उसका मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है। मतलब अब डिपेंडिंग अपॉन कि जो मेटल ऑक्साइड आपके पास है उसका मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, या बीच का रिएक्टिव है, आपको रिडक्शन अलग अलग तरह से करना पड़ेगा। रिडक्शन तो एक बहुत बड़ा प्रोसेस हो गया। रिडक्शन करने के लिए कैसा तरीका यूज करोगे आप, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है जिसकी ऑक्साइड आपके पास है। ठीक है, तो अब हम रिडक्शन वाले प्रोसेस को 3 स्टेप्स में अलग अलग पढ़ेंगे, 3 टाइप्स से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले रिडक्शन ऑफ, ठीक है, लो रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड हाई रिएक्टिव। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल दैट आर एक्चुअली मॉडरेटली रिएक्टिव की बात कर लेते हैं। रिडक्शन ऑफ metals that are moderate reactive। ठीक है, ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना ही बहुत कम रिएक्टिव है। उनके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपने इस ओर को जो है वो कैल्साइंड और जो रोस्टिंग है वो सब आप कर चुके हो। ठीक है, इसके बाद अब आप क्या करोगे? कोई रिड्यूसिंग एजेंट लीजिए और उसके साथ रिएक्शन करवा दीजिए। You can use carbon as a reducing agent, you can use carbon monoxide as a reducing agent। अगर आप कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो प्रोसेस कहलाया जाएगा स्मेल्टिंग। ओके भाई, रिड्यूसिंग एजेंट तो कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कार्बन ही लो या कार्बन मोनोऑक्साइड ही लो। बट अगर आप किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करने में कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज स्मेल्टिंग। ओके ठीक है, चलो एक दो रिएक्शन करके आपको आराम से समझ आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास जिंक की कार्बोनेट या सल्फाइड और थी, मैंने उसका रोस्टिंग कैल्सिनेशन करके ZNO बना लिया। अब ZNO की रिएक्शन मैंने कार्बन के साथ करवाई, तो कार्बन ऑक्सीजन को बाहर लेके चला जाएगा, जिंक को बाहर कर देगा। भाई मेटल ऑक्साइड से हमने मेटल बाहर निकाल दिया, इस ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम किसने किया? कार्बन ने, तो बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, बिकॉज कार्बन आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर रहे हो, दिस रिएक्शन इज नोन एज स्मेल्टिंग। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास आयरन की ऑक्साइड है दैट इज हेमेटाइट, आपने कार्बन को एज ए ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया, तो क्या होगा? आयरन प्लस में कार्बन
मोनोऑक्साइड। बैलेंस कर लेना आप इस रिएक्शन को। अब इस ओर को तो आपको कैल्साइंड या रोस्टिंग ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ऑक्साइड और थी, ठीक है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो यूज कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे ZnO प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अब बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जिंक, ठीक है। पहले जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा था, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। सेम इसी तरह अगर मैं Fe2O3 प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करूं, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड और आयरन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जो थोड़े मॉडरेटली रिएक्टिव है, ना ज्यादा ना कम, जैसे आयरन है, जैसे जिंक है, उनके साथ आप एक सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए जो उनको रिड्यूस कर सके। कार्बन इसमें काफी अच्छा होता है, कार्बन अच्छा काम करेगा, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऐसे रिएक्शन करके आप मेटल ऑक्साइड से मेटल जो है वो क्या कर सकते हो बेटा, बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव के लिए तो आप नाउ नेक्स्ट इज it is not necessary that always कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड should act as reducing agent। कोई जरूरी नहीं होता है, हर एलिमेंट अलग टाइप का होता है, तो हर एलिमेंट के लिए उसकी ऑक्साइड के लिए आप अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। कई बार कुछ एलिमेंट्स के लिए, जैसे मैग्नीज है, क्रोमियम है, इनके लिए अगर आप कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करोगे तो दैट विल बी नॉट गुड इनफ, इनकी इम्प्योरिटीज वगैरह उस हिसाब से नहीं बिहेव करती है, ठीक है। तो सबके लिए कार्बन अच्छा नहीं है, तो आप कोई दूसरा एलिमेंट भी यूज कर सकते हो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं रिडक्शन बाय हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। आप एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी यूज कर सकते हो इस प्रोसेस के अंदर, जिसमें हम किसी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एक ऐसे मेटल के साथ करवा दें जो उस मेटल ऑक्साइड में मौजूद मेटल से ज्यादा रिएक्टिव हो, तो भाई सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। जैसे मान लो H2O3 टाइप की कोई रिएक्शन हो, मैं उसके साथ B की रिएक्शन करवा दूं और B ज्यादा रिएक्टिव हो A से, तो भाई B अपनी ऑक्साइड बना लेगा और A को कर देगा बाहर, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। मतलब एक ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को भी तुम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर सकते हो। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जिसमें आपकी मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने MnO2 को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवाया, ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम ने अपनी तो बना ली ऑक्साइड और मैग्नीज को कर दिया बाहर, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे, मैग्नीज से, ठीक है। तुमने क्रोमियम की ऑक्साइड ली, एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई, ये वही रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्यूमिनियम ने खुद की तो ऑक्साइड बना ली, क्रोमियम को कर दिया बाहर, ठीक है। आयरन का केस ले लीजिए, Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3 एंड आयरन हो गया बाहर। तो इन तीनों रिएक्शंस के अंदर हम एल्यूमिनियम को यूज कर रहे हैं एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। एंड दीज रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं कि जो मेटल बाहर निकलेगा ये आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर बाहर मिलेगा, सॉलिड में नहीं, क्योंकि रिएक्शन से निकलने वाली गर्मी इन मेटल्स को क्या कर देती है बेटा, पिघला देती है, ठीक है। शुरू में आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, जैसे आप स्टार्टिंग में हीट लिख सकते हो, उस हीट का मतलब है जैसे एक बार कोई जलती हुई चीज आप इनके पास ले जाओ, एक बार रिएक्शन शुरू हो जाओ ना, उसके बाद तो इस रिएक्शन में से इतनी हीट निकलती है बाहर कि अपने आप रिएक्शन कंटिन्यू होती रहेगी। आपको सिर्फ एक बार रिएक्शन को इग्निशिएट करना होता है। तो इन तीनों रिएक्शन में हमने एल्यूमिनियम, जो कि एक हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, उसको यूज किया है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसपे हमने फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 में आयरन 3 पॉजिटिव है, दैट्स वाई फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया, एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग, इस रिएक्शन का नाम होता है थर्माइट वेल्डिंग। इसके पीछे वेल्डिंग जो नाम है ना, वो क्यों जोड़ा गया बेटा थर्माइट वेल्डिंग में, क्योंकि इस रिएक्शन को हम ऑन द स्पॉट वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। कई बार बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं जिनमें कुछ टूट फूट हो गई, तो उनको वेल्डिंग शॉप पे ले जाना पॉसिबल नहीं है। जैसे बड़े बड़े रेलवे ट्रैक्स है, ब्रिज है, वहां पे कोई चीज क्रैक होगी, लोहे से बनी कोई चीज, तो पूरा पार्ट खोल के उसको वेल्डिंग शॉप पे ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑन द स्पॉट वेल्डिंग कर देते हैं वहीं पे। क्या होता है कि आप मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपने एल्यूमिनियम और Fe2O3 जो है वो ले रखा है, ठीक है। इसमें रेशो क्या होता है बेटा, 3:1, ये 3 में होगा और ये 1 में,
मतलब अगर ये 3 ग्राम तो ये 1 ग्राम, 3:1 के अंदर Fe2O3 और एल्यूमिनियम का जो पाउडर है वो आपको लेना है। दोनों ही सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड ये भी सॉलिड। और एक बार जलता हुआ मैग्नीशियम रिबन इनके पास ले जाओ, मतलब कोई भी जलती हुई चीज इनके पास ले जाओ, ताकि एक बार रिएक्शन शुरू हो जाए। और रिएक्शन शुरू होने के बाद इस रिएक्शन में इतनी गर्मी बाहर निकलती है कि वो लोहे को पिघला देती है। अब रिएक्शन से तुम्हें पिघला हुआ लोहा बाहर मिल गया, वो पिघला हुआ जो लोहा है ना, वो जहां पे भी कोई आयरन की चीज क्रैक हो रही है जिसको वेल्डिंग की जरूरत है, उसमें आप डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद लोहा ठंडा हो जाएगा तो वो क्रैक भर जाएगा। तो आपको बड़े बड़े पार्ट्स कहीं खोल के किसी शॉप पे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट वेल्डिंग रिएक्शन, एंड दिस मिक्सचर of ferric oxide and aluminium in the 3:1 is known as thermite. इसको हम क्या बोलेंगे? थर्माइट बोलेंगे। दिस मिक्सचर इज नोन एज थर्माइट, ठीक है। और ये जो सारी रिएक्शन जो आपने यूज करी है जिनके अंदर एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, इनको हम बोलेंगे रिएक्शंस को एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। ये सारे रिडक्शन कहलाएंगे एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। मतलब एल्यूमिनियम को आपने इन सब रिएक्शंस में क्या किया है बेटा? एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है। कई बार एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन की जगह एल्यूमिनोथर्मी भी वर्ड यूज करते हैं, एल्यूमिनोथर्मी। तो एल्यूमिनोथर्मी है जब एल्यूमिनियम को आप किसी रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करो किसी मेटल ऑक्साइड के साथ। अगर वो मेटल ऑक्साइड स्पेशली फेरिक ऑक्साइड है तो फिर रिएक्शन का नाम है थर्माइट वेल्डिंग, क्योंकि ये रिएक्शन हम वेल्डिंग के लिए यूज करेंगे। भाई वेल्डिंग में हम पिघले हुए आयरन को ही तो यूज करते हैं ना, इन ऊपर वाली रिएक्शन में तो लोहा निकल नहीं रहा है, ठीक है। इसी प्रोसेस का एक तीसरा नाम भी है एल्यूमिनोथर्मी। इफ एल्यूमिनियम इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, या इसको हम गोल्ड स्किमिट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। गोल्ड स्किमिट एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस, ये सब इसी के नाम जो है वो है। तो ये तरीका भी यूज किया जा सकता है मेटल ऑक्साइड से मेटल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। ये जितने भी एलिमेंट हमने अभी तक पढ़े हैं सारे मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं है। जैसे आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, जिंक है, ये सब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। नाउ रिडक्शन ऑफ highly reactive metals, ठीक है। मॉडरेट हो चुके हैं, अब जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना उनके लिए क्या तरीका यूज करोगे? सो यू कांट यूज कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर दिस, नहीं कर सकते आप, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो इनके लिए आप कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? मतलब तुम बेसिक सा प्रोसेस ये यूज करोगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन टू फॉर्म कार्बन ऑक्साइड प्लस में सोडियम। ये हमने एक्सपेक्ट की रिएक्शन की ऐसी कुछ होनी चाहिए थी, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी बड़ी स्ट्रांग है। भाई देखो यहाँ दो चीजें हैं, फिलहाल बॉन्ड बना हुआ है सोडियम और ऑक्सीजन में, और प्रोडक्ट में बॉन्ड बनेगा कार्बन और ऑक्सीजन में। सोडियम और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, मतलब सोडियम में ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की टेंडेंसी कार्बन से भी ज्यादा है, ठीक है। कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना सोडियम ज्यादा प्रीफर करता है बजाय कि कार्बन से। तो सोडियम अपनी ऑक्सीजन इतनी आसानी से कार्बन को नहीं देगा, ठीक है। सोडियम कैन नॉट लूज इट्स ऑक्सीजन टू कार्बन बिकॉज सोडियम इज मोर विलिंग टू टेक ऑक्सीजन, ठीक है। कि कार्बन से कहीं ज्यादा टेंडेंसी सोडियम में है ऑक्सीजन को अपने साथ रखने की, तो वो ऐसे ही किसी को अपनी ऑक्सीजन नहीं देगा। इट इज डिफिकल्ट to obtain these highly electropositive metals like sodium, magnesium, aluminium, calcium, potassium। इन एलिमेंट्स को इनकी ऑक्साइड में से रिडक्शन के थ्रू बाहर निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अपने ऑक्साइड इतनी आसानी से देंगे नहीं। दूसरी बात तुम खुद सोचो, जब ये एलिमेंट इतने ज्यादा जो है वो रिएक्टिव है, तो अगर मैं कोई रिएक्शन ऐसी एक्सपेक्ट भी करूं तो इसमें हो क्या रहा है? एक्चुअली में कार्बन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस कंपाउंड का रिडक्शन हुआ,
यही हुआ ना, क्योंकि ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका तो ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कार्बन इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसने तो ऑक्सीडेशन कर लिया और सोडियम को रिडक्शन करना पड़ गया? नॉट पॉसिबल बेटा। जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है ना उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो कम रिएक्टिव होता है उसका रिडक्शन होता है। जैसे कि इक्वेशन में याद दिलाऊंगा आपको, लाइक FeSO4, सॉरी Fe प्लस में CuSO4, हमने क्या बनाया था? FeSO4 प्लस कॉपर। आयरन यहाँ 0 से +2 हुआ था, मतलब आयरन ने किया था ऑक्सीडेशन। कॉपर यहाँ पे +2 से 0 हुआ था, मतलब कॉपर ने किया था रिडक्शन। और आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम है। तो जब दो मेटल सामने सामने हो, ठीक है, दो नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल सामने हो, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना वो ऑक्सीडेशन करेगा और कम रिएक्टिव को रिडक्शन करना पड़ेगा। अब कार्बन और सोडियम में से तो बेटा सोडियम ही ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो तुम्हारा सोडियम रिडक्शन कर रहा है और कार्बन ऑक्सीडेशन, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो रिडक्शन वाले मेथड के थ्रू आप इन हाईली रिएक्टिव मेटल्स को बाहर नहीं निकाल सकते उनकी ऑक्साइड्स में से। मतलब ये मेथड ही गलत है। कार्बन के थ्रू क्या आप इनके ऑक्साइड्स में से इन मेटल को बाहर ही नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात ये है। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड में से मेटल बाहर निकालने के लिए सीधी बात है बेटा, एक तुम्हें सोडियम और ऑक्सीजन को अलग अलग करना पड़ेगा, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम इसमें से सोडियम का रिडक्शन करोगे, एंड दैट इज नॉट वेरी इजी। इन मेटल्स का रिडक्शन करना आसान नहीं है। ठीक है, तो हम एक दूसरा मेथड यूज करते हैं, इनडायरेक्ट तरीका यूज करेंगे, काम तो हमें यही करना है एक्चुअली। ठीक है, तो चलिए फिर कैसे करेंगे। तो क्या मेथड है जिनसे आप इन मेटल्स को बाहर निकाल सकते हो? बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। मोल्टन्स का मतलब है बेटा पिघला हुआ। ओके, तो आप क्या करोगे कि इन कंपाउंड्स का, जैसे तुम्हें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनको बाहर निकालना है, तो इनका कोई सॉल्ट ले लो, ऑक्साइड ले लो, सॉल्ट ले लो और उसको पिघला लो आप। ठीक है, पानी वानी कुछ मत डालना, नहीं तो प्रोडक्ट अलग हो जाएंगे। इन सॉल्ट्स को लेके इनको सॉलिड फॉर्म से इतना हीट करो कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और फिर जो लिक्विड सॉल्ट आएगा ना इन मेटल्स का, उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, उसमें से बिजली पास करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, कैथोड एनोड, और तब जाके हमें अपना प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। देखो, अब तुम्हें सोडियम का एक्सट्रैक्शन करना है, तो नमक सबसे सस्ता और आसान सोर्स है, आप NaCl ले लीजिए। ठीक है, आपने NaCl को इतना ज्यादा हीट किया, इसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर, कि ये क्या हो गया बेटा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। NaCl सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सबसे पहले आप इसको इतना गर्म करिए। ठीक है, फिर क्या करना है कि आपने मान लीजिए NaCl ले रखा है लिक्विड फॉर्म में, आपने 2 लगा दिए इलेक्ट्रोड, ये मेरा कैथोड है और ये मेरा एनोड है। एनोड के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है, कैथोड के ऊपर चार्ज नेगेटिव। ठीक है, आपने इन दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक तार के थ्रू बैटरी से जोड़ दिया। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ गया, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से। ठीक है, बीच में आप स्विच लगा सकते हो, एमीटर, वोल्ट मीटर लगा सकते हो रीडिंग के लिए। ठीक है, जैसे ही तुम स्विच को ऑन करोगे, इसमें से करंट, तुम बैटरी ऑन कर रहे हो, करंट पास होगा। वो जो करंट पास होगा ना, उससे जो ये पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड है ये टूट जाएगा। ठीक है, जो आपने NaCl ले रखा है ना लिक्विड फॉर्म में, इट विल कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन होनी शुरू हो जाएंगी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तुमने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, होगा क्या, कैथोड बेटा, ये तुम्हें याद हो, मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में समझाया था। कैथोड वो टर्मिनल होता है जिसके ऊपर हमेशा रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन हमें किसका करना है? देखो, ये Na पॉजिटिव है ना कि सोडियम, ये Cl नेगेटिव है ना कि क्लोरीन। सोडियम रिडक्शन नहीं कर सकता, बट Na पॉजिटिव तो कर सकता है ना। तो Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट हो जाएगा Na में, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? तो एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कौन करेगा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा टू बिकम Cl, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। भाई एक नेगेटिव तभी तो था जब एक इलेक्ट्रॉन ले रखा था, वो वापस कर दिया तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है,
अब ये जो कैथोड के ऊपर तो सोडियम निकल जाएगा आपका बाहर। अब कैथोड जो टर्मिनल है इस पे धीरे धीरे सोडियम निकलना शुरू हो जाएगा, आप उसको इकट्ठा कर लीजिए। पर हमें पता है कि जो क्लोरीन है ना वो तो गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है, जबकि अभी तो हमारे पास एटम है। तो आप क्या करो, ऐसे दो क्लोरीन के एटम्स जुड़ जाएंगे टू फॉर्म क्लोरीन गैस। ठीक है, तो क्लोरीन गैस निकल जाएगी किस पे, एनोड पे बाहर, कैथोड पे निकल जाएगा सोडियम। तो हमने इनडायरेक्ट तरीका यूज करके सोडियम या मेटल को बाहर निकाल लिया। तुम्हें मैग्नीशियम चाहिए तो तुम मैग्नीशियम क्लोराइड का कर लो, तुम्हें पोटेशियम चाहिए तो तुम पोटेशियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, आपको ये मेटल जो है वो कैथोड पे बाहर मिल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस किया और कुछ नहीं हमने। अब तुम्हें याद हो कि हमने लीचिंग किया था बॉक्साइट का। ठीक है, लीचिंग हमने सेकेंड स्टेप में किया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर में, और लीचिंग करके मैंने मेन काम किया था बॉक्साइट को एल्यूमिना में कन्वर्ट किया था। बाय लीचिंग ऑफ बॉक्साइट वी कन्वर्ट Al2O3.2H2O into Al2O3। इतना ही काम किया था। अभी एल्यूमिनियम तो बाहर निकला ही नहीं था। मैंने आपको बोला था बेटा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, इसमें से आगे एल्यूमिनियम बाहर निकलेगा। अब आपको क्या करना है, बॉक्साइट में से जो एल्यूमिना बाहर निकाली है उस एल्यूमिना को आप पिघला दो, वही सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करो। तो जब एल्यूमिना को आप इतना हीट करोगे कि वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाए, ठीक है, सबसे पहले हीट करेंगे सॉलिड से, ये बन गया Al2O3 लिक्विड, और लिक्विड में बनते ये टूट जाएगा इंटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस में O2 नेगेटिव, बैलेंस आप इसको कर लेना, एल्यूमिनियम 2 हो जाएंगे और ये 3 हो जाएंगे, मतलब इसमें टूट जाएगा, Al3 पॉजिटिव अलग O2 नेगेटिव अलग। अब वही चीज करनी है, वही आपने चैम्बर लिया, वही कैथोड एनोड लगाए, सब वही। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी कैथोड के ऊपर, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होगा तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा हमेशा ही, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा, O2 नेगेटिव अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर दे देगा और O एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक O एटम दूसरे O एटम के साथ कंबाइन करके O2 गैस की फॉर्मेशन करेगा। तो कैथोड पे तो लिबरेट हो जाएगा एल्यूमिनियम और एनोड पे लिबरेट हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। तो अब देखो हमारा पूरा काम खत्म हुआ। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो मेरे पास बॉक्साइट ओर थी तो मैंने उसको क्रश ग्राइंड किया, हाइड्रोलिक वॉशिंग वगैरह जो भी प्रोसेस में यूज कर सकती थी किया, फ्लोटेशन नहीं करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं करेंगे क्योंकि ना ये मैग्नेटिक है ना ये सल्फाइड ओर है। ठीक है, फिर मुझे कैल्सिनेशन रोस्टिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आप सिर्फ लीचिंग कर लो। ठीक है, लीचिंग से हमने हाइड्रेटेड ओर को Al2O3 में कन्वर्ट कर दिया, रोस्टिंग कैल्सिनेशन कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी और ऑक्साइड है। बस अब इसका क्या करना है, इसको पिघला के इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, तो कैथोड के ऊपर आपको सीधा एल्यूमिनियम मेटल बाहर मिलेगा। और इलेक्ट्रोलिसिस वाले तरीके से जो एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल बाहर मिलता है बेटा वो लगभग 99% प्योर से ज्यादा होता है, मतलब 99% से भी ज्यादा प्योर मेटल आपको मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू किसी मेटल को जो है वो बाहर निकालते। ठीक है, तो ये वो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे जिनका किसी रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू रिडक्शन करना जो था वो पॉसिबल नहीं था, जैसे कि एल्यूमिनियम है। सेम चीज मैंने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लिया, यहाँ पे लिथियम होता तो, पोटेशियम होता तो, कैल्शियम होता तो, सबके लिए इसी तरह का आप यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं सबकी क्लोराइड लो, जैसे मैंने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड है, आप कोई दूसरा सॉल्ट ले लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने ऑक्साइड ले लिया एल्यूमिनियम की, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो मेन ओर है ना वो बॉक्साइट है और वो ऑक्साइड ओर है। ठीक है, एल्यूमिनियम के सॉल्ट भी होते हैं, AlCl3 है, बाकी है, पर इसकी चीफ ओर जो है ना वो बॉक्साइट होती है, तो हमने बॉक्साइट से उसको बाहर निकाला। ठीक है, अब बहुत ही कम रिएक्टिव जो मेटल्स हैं अगर मैं उनकी बात करूं, जैसे मरकरी है, कॉपर है, तो इनके लिए आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तुम इससे एक स्टेप पीछे चलो, तुम याद करो मैंने मरकरी की ओर के लिए तुम्हें क्या बताया था कि HGS को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे तो ये HGO और SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। HGO को आप सीधा गर्म कर दो, ये HGO और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हें किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती इनमें। आपको ध्यान है चीज, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई लीस्ट रिएक्टिव मेटल है जस्ट लाइक कॉपर, मरकरी, ठीक है, तो इनको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ये गर्म करने पे आपस में क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। सेम सिल्वर की ऑक्साइड है,
आप इसको हीट कर दो, सिल्वर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग, आपको किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। कॉपर का केस याद है, कॉपर में हमने क्या किया था, Cu2O combines with Cu2S to form CuO and SO2। कॉपर की ऑक्साइड में बने हुए, सॉरी इसको यू लिखो थोड़ा समझ आएगा, जैसे कॉपर सल्फाइड मेरी और थी, रोस्टिंग करके कॉपर ऑक्साइड बन गया, फिर बना हुआ कॉपर ऑक्साइड, बचा हुआ कॉपर सल्फाइड, आपस में इन्होंने रिडक्शन कर लिया था। तो इस टाइप के मेटल्स जो हैं, जो बहुत ही कम रिएक्टिव है, उनके लिए कोई स्पेशली रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती, या तो ये खुद ही रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे यहाँ हुए थे, बनाया हुआ प्रोडक्ट ही रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज कर लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे जो एलिमेंट था वो सीधा गर्म करने के ऊपर ही मतलब डिकम्पोज हो गया तुम्हारा कंपाउंड, तुम्हें कोई स्पेशल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब हमने रिडक्शन देखा मेटल ऑक्साइड से मेटल का, जो मॉडरेटली है वो अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट से हो जाते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ओके। जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो रिडक्शन ऐसे नहीं करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, हमें उनके पिघले हुए सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। मैंने पिघला हुआ बोला, मैंने एक्वस नहीं बोला, पानी वगैरह कुछ मिक्स नहीं करना है, इनको गर्म करके लिक्विड स्टेट में लाओ और फिर उनका इलेक्ट्रोलिसिस करो। और जो बहुत ही कम रिएक्टिव है वो डायरेक्टली वैसे रिडक्शन कर लेते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हमने 4 स्टेप कंप्लीट कर दिए बेटा आज, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन, मेटल ओर को जो है वो रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके मेटल ऑक्साइड में, मेटल ऑक्साइड से मेटल में। पर इन स्टेप्स में अगर ये मैं इलेक्ट्रोलिसिस वाला मेथड छोड़ दूं, ठीक है, इसके अलावा जो आपने तरीके यूज किए, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, इनसे निकला हुआ मेटल अभी भी लगभग 100% प्योर नहीं है। तो अगर कुछ अभी भी 4 या 5-7% इम्प्योरिटी रह गई है मेटल के अंदर, तो उसको हम लास्ट स्टेप के अंदर ले जाके दूर करने की कोशिश करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि उस स्टेप के अंदर 99.99% प्योर मेटल बाहर निकले। तो लास्ट स्टेप दैट इज रिफाइनिंग, वो हम कल करेंगे, ओके बेटा।